नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे हरियाणा में हुए विकास कार्यों के बारे में कि कैसे हरियाणा सरकार ने हर क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 2500 दिनों के कार्यकाल को पूरा करते हुए एक बार फिर सबका साथ सबका विकास की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पानी, बिजली और सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए करोड़ों की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके प्रदेश के लोगों को मनोहर सौगात दी है और हरियाणा के विकास की नई इबारत लिखी है। हरियाणा को मनोहर सौगात, मनोहर सौगातों का खुला पिटारा, जिलों को परियोजनाओं का तोहफा। मनोहर सरकार के 2500 दिन हुए पूरे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सरकार के कार्यकाल के 2500 दिन पूरे होने के अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 2500 दिनों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त, पेपरलेस और पेसलेस शासन के एक नए युग की शुरुआत की है। साथ ही साथ जातिवाद, क्षेत्रवाद और जिलेवार भेदभाव से ऊपर उठते हुए हरियाणा के विकास की एक नई इबारत लिखी। किसानों के हित के लिए कल्याणकारी योजनाओं से लेकर अंत्योदय की भावना से गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए हरियाणा के समग्र विकास को सुनिश्चित किया है। अब राज्य सरकार ऐसी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिसमें ईज ऑफ लिविंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रदेशवासियों की आर्थिक उत्थान के साथ साथ हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। शुरू में मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो जैसे पहले से चलता आ रहा था, मुख्यमंत्री निवास पर, कार्यालय पर, सभी मंत्रियों के यहाँ, उनका चाहे उनके निवास हो चाहे उनके कार्यालय हो, एक भीड़ लगी रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरा हरियाणा उमड़ करके चंडीगढ़ आ गया है। जब पता किया तो ये लगातार ये प्रोसेस चलता था। हजारों की संख्या में रोजाना लोग चंडीगढ़ आते थे और उनकी बात सुन नहीं पाते थे। कोई भी ना अधिकारी सुन पाता था सबकी बात, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, और कई कई दिन तक वो यहां बैठे रहते थे, पड़े रहते थे। हमारे मन में आया कि आखिर ये क्यों है? जिनकी आजादी के लिए इस देश के हजारों लाखों लोगों ने शहीदियां दी, कुर्बानी दी, एक संविधान बनाया, एक संविधान के हिसाब से व्यवस्थाएं खड़ी की, तो ये सारे लोग इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे इनको आजादी का आभास ही नहीं है। तो उसी दिन संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है। हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। हर विभाग को अपना काम करना होगा, टाइमली करना होगा, लोगों की जो तकलीफें हैं उसके अनुसार करना होगा, और उस टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे तो एक सुधारात्मक इस प्रकार से काम करेंगे कि जो नहीं करेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एडवांस में बता रहा हूं, 1 तारीख कब है? परसों, कल 31 है, परसों है। 1 तारीख को हम एक पोर्टल नया लागू कर रहे हैं। राइट टू सर्विस में जो टाइमली, जिनको टाइम दिया गया अधिकारी को कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम पूरा करना है, उस समय तक अगर उन्होंने नहीं किया तो एक प्रावधान कर रहे हैं ऑटो अपील का, कि अगर 15 दिन में काम करना था, अफसर ने 15 दिन में नहीं किया तो घुमा नहीं सकता। 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर पर पहुंच जाएगी, और उस ऑटो अपील में भी उसके जो दिन होंगे उस दिन तक नहीं करेगा तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम छोटा और ऊपर चला गया, उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम क्यों नहीं किया।
तो ऑटो अपील का एक सिस्टम बनाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने पिछले 2500 दिनों में जिस तरह से विकास कार्य किए हैं और अपनी तरह से नई पहल की है और लोगों के परियोजनाओं की शुरुआत करने से लेकर भविष्य का रोड मैप तैयार करने जैसे कार्य किए हैं। पिछली सरकारें अपने 50 वर्षों के कार्यकाल भी पूरा करने में विफल रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब से 2500 दिनों में राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मंत्र पर चलते हुए सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के समान विकास को सुनिश्चित किया है। दूसरा अवसर है कि जैसे पिछले दिनों में टोक्यो में ओलंपिक हुआ, ऐसा ही अभी पैरा ओलंपिक के खेल चल रहे हैं और जो इस समय की जानकारी है, खेल अभी चल रहे हैं। इस समय हमारा जो परफॉर्मेंस है, किसी भी इस प्रकार के ओलंपिक पैरा ओलंपिक में किसी एक दिन का रिकॉर्ड बना है कि एक ही दिन में 4 मेडल हमको मिले हैं और आज कुल 7 मेडल हमको मिल चुके हैं, जिसमें से 2 हरियाणा के हैं। इसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मित्रों, आज हमारे लिए एक ऐसा शुभ अवसर है, ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है कि हमने अपने दोनों कार्यकाल का, यानी पहला कार्यकाल शुरू हुआ था 26 अक्टूबर 2014 को और आज 30 अगस्त 2021 हमने अपने इन दोनों कार्यकालों के 2500 दिन पूरे किए हैं। तो 2500 दिन पूरे किए उस अवसर पर आज आपके माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, क्योंकि आज लाइव कार्यक्रम भी कुछ चैनल दिखा रहे हैं, तो मैं हरियाणा की जनता को भी और जहां जहां ये बात पहुंच पाएगी सबको कम से कम अपने इन 2500 सालों का, 2500 दिनों का एक जो हमारी उपलब्धि है, जो हमारा कार्यवृत्त है, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में रिपोर्ट कार्ड कह देते हैं, उस नाते से मैं आपके सामने जरूर रखूंगा और बाद में अपेक्षा करूंगा कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, जरूर आप उनको उठाइए और हमारे सामने रखिए। मित्रों, ये 2500 दिन पूर्व की अगर कहानी में याद करता हूं तो जिस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला, जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई एक दिन का 2 दिन का काम नहीं होता है, एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और आज हम 2500 दिन, मैं कहता हूं कि किसी भी शासनकाल का सफलतम जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बाद आज हम यहां खड़े हैं और आप लोगों के सामने मैं अपनी वो सारी बात, यानी एक जो हमने अपने इस प्रदेश के विकास में एक अनूठी इबारत लिखी है, नवनिर्माण में एक बुलंद इमारत खड़ी की है, उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा कि क्या क्या रास्ते हमने अपनाए और कैसे कैसे हम आगे पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के हित सदैव राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न पहल और योजनाएं शुरू की गई और इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत दिनों में लगभग 50 लाख किसानों के खातों में 11,000 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए हैं। किसानों और किसानी के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि भूमि के आदान प्रदान में किसानों को राहत प्रदान करते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी है। अब प्रति डीडी केवल 5,000 रुपए का ही शुल्क लिया जाएगा। पहले इस पर 7% पंजीकरण शुल्क लगता था। सीएम ने कहा कि फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बाजारों में फसल के कम दाम होने पर उसकी भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना
चलाई है। ये जो 3 कृषि कानून लागू हुए, अभी जो सारा आंदोलन चल रहा है, मुझे पता है कि इसका भी कोई ना कोई प्रश्न आप लोग बाद में जरूर पूछेंगे, लेकिन भ्रम क्या है कि आपकी जमीनें बिक जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। अभी 2 साल हो गए हैं हमें भी अब उन कानूनों के बढ़ने के बाद, साल भर से तो शोर शराबा भी खूब हो रहा है, कोई मंडी खत्म हुई है क्या? बल्कि कुछ मंडियां जो बंद पड़ी थी वो हमने चालू की, नई मंडियां भी खोली हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने सिरसा के अंदर एक 50 एकड़ के लगभग जमीन खरीद करके उस मंडी का एक्सटेंशन किया है। मंडियां बंद ही करनी होती तो हम ये क्यों आगे बढ़ाते? हमारा मार्केटिंग बोर्ड है, उसको वाइंड अप करते, हम आगे बढ़ रहे हैं। एमएसपी, केंद्र सरकार केवल 2 फसलें, गेहूं और धान, यही खरीदते हैं, हम 10 फसलें खरीदते हैं। और ये हरियाणा ही है सरकार के 10 फसलें किसानों की खरीदी जा रही है, प्रोक्योरमेंट की जा रही है एमएसपी पर, कोई स्टेट पास की नहीं ले रही है। ना पंजाब है, पंजाब के लोग यहां बैठे हैं, बता दीजिए इन 2 फसलों के अलावा कितना प्रोक्योर करते हैं? ऐसे राजस्थान के लोग, खास करके ये जो राजस्थान में पैदा होने वाला बाजरा, हमारा चूंकि बॉर्डर लगता है, वहां तो 1200-1300 रुपए में बिका मंडियों में, हमारे यहां 2150 रुपए में खरीदा, 2 लाख मीट्रिक टन, और वो घुसपैठ करके और स्मगलिंग करके वहां से ले आए। हमारा बाजरा हमको खरीदना पड़ा, बाद में सस्ता बेचना पड़ा। अब इन चीजों को भी हम उसी आईटी के माध्यम से रोक रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने इसलिए चालू किया कि इस प्रकार की जो स्मगलिंग हो रही है अनाज की और स्टेट के एक्सचेकर पर इसका जो बोझ पड़ रहा है, इसको हम रोकें। और अब तो किसान को बताया गया है, उसको उसका लाभ भी मिल रहा है कि आप हर साल जो जमीन में बुआई करते हैं, और ये लाभ केवल जमीन के मालिक को नहीं है, पहले मालिकों को ही लाभ मिलता था, अब हमने कहा कि जो काश्तकार है, जो वास्तव में किसान बुआई करता, जमीन उसकी नहीं भी है, प्रावधान उसके कर दिए कि वो भी रजिस्टर करे। अगर फसल वो होता तो फसल की बिक्री भी वही उसी के द्वारा होगी। कल को कोई कंपनसेशन मिलना है तो वो भी उसी को मिलेगा। पहले क्या था कि जो जमीन का मालिक होता था रिकॉर्ड में, रेवेन्यू में, उसको पैसा जाता था, वो भले ही यहां किसी गांव के अंदर जमीन है और मालिक बैठा मुंबई में, कलकत्ता में, पैसा उसको जाता था, फिर वो वापस देता था, दे ना दे उसकी मर्जी होती थी। हमने कहा नहीं, जो फसल बोने के ऊपर रजिस्टर करेगा, हम ये चीजें उसको देंगे, मालिक को नहीं देंगे। किसान तो वास्तव में वो है जो बुआई करता है, वो तो भू मालिक है, वो किसान नहीं है। इसलिए ये प्रावधान भी हमने आईटी के माध्यम से किए। विकास के पथ पर बढ़ता रहे हरियाणा, इस कड़ी को अहम मानते हुए सीएम मनोहर लाल हरियाणा के समग्र विकास के लिए प्रदेश के कई जिलों में पहुंच रहे हैं और हर जिले को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रदेशवासियों के आर्थिक उत्थान के साथ साथ हैप्पीनेस इंडेक्स को भी बढ़ावा दिया है। सीएम ने प्रदेश के ढांचागत सुधार पर अपने 2500 दिनों में आधारभूत संरचना के मामले में काफी प्रगति की है। ढांचागत सुधार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इन 2500 दिनों के कार्यकाल में आधारभूत संरचना के मामले में काफी प्रगति हुई है। सीएम ने यह भी कहा कि लंबी अवधि की बड़ी परियोजनाओं के लिए वर्ष 2021 से 22 में लगभग 8,700 करोड़ रुपए का मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड बनाया गया है। 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, इनमें से 11 पर कार्य प्रगति पर है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से सराय कालेखां पानीपत के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कनेक्टिविटी की परियोजनाएं बनाएंगे। सीएम ने कहा है कि लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पलवल, सोनीपत और सोहना मानेसर के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर स्वीकृत किया गया है। सोनीपत के बड़ी में 161 एकड़ भूमि पर रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। हम लोग सिस्टम्स पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। यानी अगर इसको इस ढंग से समझना हो तो जैसे आईटी के जमाने में हम देखते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। पिछली सरकारें भौतिक विकास करती रही है, कुछ नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सड़कें बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कोई भी दिखने वाला काम जो दिख जाए, जिसके बारे में अपना श्रेय उपलब्धियों का ले सकें, केवल मात्र वो काम करते रहे। लेकिन उन पे व्यवस्थाएं क्या खड़ी होंगी
लोगों को उसकी सुविधा क्या होगी, अगर मैं कहूं तो उसमें सॉफ्टवेयर क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हम हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, हार्डवेयर ही दिखता है। सॉफ्टवेयर की उपलब्धियां तब गिनाई जा सकती हैं जब उस सॉफ्टवेयर का जनता को लाभ होता, जो वो महसूस करते हैं। तो हम जनता के ईज ऑफ लिविंग के फैक्टर पर, कि जनता को सहूलत कैसे हो जिंदगी जीने में, सिस्टम इस प्रकार से खड़े करेंगे। यानी जैसे शरीर होता है, शरीर सबको दिखता है, लेकिन शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, एक जान होती है। अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो वो शरीर तो फिर भी रहेगा, उसमें आत्मा डालनी जरूरी है। इसलिए हमने सिस्टम्स को बदलने के लिए सब काम किए हैं। और इसका केवल हमें हरियाणा सरकार के नाते से राज्य सरकार में इसका देखने को मिल रहा, ऐसा नहीं है। हमने स्थानीय शासन में भी इन चीजों को लागू किया है। जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो प्रदेश की योजनाएं हैं, चाहे पंचायती राज में पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका, नगर परिषद है, इन सब में भी देखने को मिल रहा है। हमने डिसेंट्रलाइजेशन इस पर काम किया कि सारी शक्तियां, सारी ताकत ये अपने पास ही नहीं रखनी है, बल्कि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ताकि जो चुने हुए प्रतिनिधि, आखिर उस लेवल पर भी लोगों को चुना जाता है, उनसे भी अपेक्षा होती है, उनको भी अपने अधिकारों को उपयोग करने की इच्छा होती है, उनको भी पूरे अधिकार दिए जाए। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई। ये सब चीजें स्टेट के हाथ में रहे, ऐसा नहीं है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ये हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई। जैसे एक इंटर स्टेट काउंसिल है ऑल इंडिया लेवल पर, ऐसे स्टेट लेवल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। सब जिलों के स्थानीय जो चुने हुए प्रतिनिधि और वहां के अधिकारी 3 महीने में आकर बैठते हैं। उनको क्या क्या काम हमने देने हैं, उनके बजट बढ़ाए हमने। यानी पहले जब हमारी सरकार आई, आज से 2500 दिन पहले, जिला परिषद का बजट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में चलता था। कुल मिला के 30 करोड़ रुपया जिला परिषदों को दिया जाता था। हमने आने के बाद 20 करोड़ से 25 करोड़ बजट कर दिया एक जिला परिषद का। और ये कोई संतुष्टि नहीं है हमारी, हम चाहते हैं और ज्यादा काम उनको दिए जाए। ऐसे छोटे छोटे काम जो हर गांव में होने हैं, हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुलना है, हर गांव में पार्क भी होना है, हर गांव में तालाब की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हर गांव में कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी छोटा ये होना चाहिए। तो 6,700 हमारे गांव हैं और लगभग 4,000 के आसपास वार्ड्स हैं। तो ऐसे ये 10-11 हजार इकाइयां एक उसका केंद्र बिंदु स्टेट में रह करके कैसे संभाल सकता, नहीं संभाल सकता। उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे तो आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा, और उस आम आदमी में जो व्यवस्थाएं हैं हर किसी को उसकी आवश्यकता के हिसाब से काम दिया जाए। चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बालिकाएं, महिलाएं हैं, उनकी आवश्यकताएं जो है उनको ध्यान किया जाए। दिव्यांग बंधु हैं, उनकी सहायता कैसे की जाए, युवाओं को किस प्रकार से उनके लिए विकास के द्वार खुलें, वृद्धजन हैं उनकी सहायता, सामाजिक सुरक्षा ये कैसे बढ़े। एक एक वर्ग के बारे में विचार करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से लगातार हम जो ये 25 दिन काम करते रहे हैं, और हर एक वर्ग के लिए हमने कुछ न कुछ किया है। मुख्यमंत्री ने हिसार हवाई अड्डे की एक बड़ी परियोजना बताते हुए कहा कि इस हवाई अड्डे को विकसित करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम ने यह भी कहा है कि करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा, और साथ ही हरियाणा में और भी नए स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे। बड़े शहरों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला के मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कार्यकाल में 82,000 से अधिक युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई। हमने पेपरलेस और नकल के दोषियों को 2 साल तक भर्ती परीक्षा से वंचित करने और 2 से 10 साल तक की सजा और 5,000 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके लिए हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 पारित करवाया गया। युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए बार बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण सुविधा शुरू की गई। बार बार परीक्षा और समय से बचत के लिए कॉमन पात्र परीक्षा का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमों में उन्हें 75% आरक्षण दिया गया।
इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए प्रदेश में 2000 हरित स्टोर खोले जाएंगे। इसके अलावा 1718 पेट्रोल पंप भी ये स्टोर खोले जाएंगे। हरियाणा के चौमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। सीएम ने हरियाणा में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की है और प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए सीएम ने प्रदेश में कई जगहों पर हर हित स्टोर भी खोले हैं। प्रदेश में गरीब परिवारों के उत्थान के लिए बीपीएल परिवारों की आय सीमा को बढ़ाया गया। प्रदेश में हर गरीब परिवार को भोजन मिले, इसके लिए सीएम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कल्याणकारी सरकार का ये संवैधानिक और नैतिक दायित्व है कि वह गरीबों को हर संभव मदद करें ताकि उनका आर्थिक उत्थान और सुनिश्चित हो सके और मुख्य धारा में लाया जा सके। इसके लिए अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रमिकों, गरीबों और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों, महिलाओं तथा बुजुर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हम सबसे पहले उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनकी आय सबसे कम है। ऐसे परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई। इसके पहले चरण में सबसे पहले करीब 2 लाख परिवार पहचान करके उनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि अब तक 48,000 परिवारों की पहचान की जा चुकी है और हमारा लक्ष्य ऐसे प्रत्येक परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए करना है, जिसमें बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़कर 1,80,000 रुपए कर दी गई है ताकि अधिक से अधिक परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 27 लाख परिवारों के 1,22 लाख करोड़ लोगों को नवंबर 2021 में मुफ्त राशन दिया जाएगा। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दी जा रही पेंशन राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह की है। अब ये राशन है, राशन बांटने का काम पहले खूब भ्रष्टाचार की कहानियां होती थी कि वो डिपो होल्डर इतना अनाज आया, उसने फर्जी कार्ड के ऊपर चढ़ा दिया और अनाज अपने पास रख लिया, 2 रुपए किलो उसको मिलता है और 20 रुपए किलो बेचता है। खुला भ्रष्टाचार है। हमने उसकी पीओएस मशीनें लगा करके, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें, बायोमेट्रिक सिस्टम से कि परिवार का ही कोई आदमी जाएगा, एडल्ट मेंबर, वो जाएगा, अपना निशान लगाएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ इसी परिवार का सदस्य है, वो लेकर जाएगा और जितना राशन ले जाएगा उतना ही चढ़ेगा। मानो कि उसको चाहिए था 20 किलो और वो लिया उसने 12 किलो, 8 किलो उसका नेट बैलेंस अगले महीने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, अगले महीने ले जा सकता है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई कि 1 नेशन 1 राशन, यानी 1 नेशन 1 राशन कार्ड, कि एक राशन कार्ड किसी भी प्रदेश का कहीं का भी होगा, आप किसी भी जगह जाकर के और राशन ले सकते हो। अभी भी 19,000 परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड तो बाहर प्रदेशों के बने हुए हैं, लेकिन राशन वो यहां ले रहे हैं। कई बार माइग्रेशन करके आ जाते हैं, वहां राशन कार्ड बना हुआ, उसको दोबारा राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये आईटी से ही सब संभव हो पाया। आईटी हमारा जो कारगर सिस्टम इतना लागू हुआ कि उसके कारण से फर्जी कितनी बातें वो सब पकड़ी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज की नीति पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने गंदे पानी का सदुपयोग करने के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी बनाई। फसल विविधीकरण के तहत धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसल की बुआई के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने पानी के उचित प्रबंध के लिए जल द्विवार्षिक योजना भी शुरू की है। तो ये थी हरियाणा सरकार की वो उपलब्धियां जिन्होंने हरियाणा राज्य को एक नई पहचान दी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जो चुनाव से पहले वायदे किए थे उनको पूरा किया है और भारत के मानचित्र पर एक अलग ही जगह बनाई है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।